वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। 185 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। सेकंड स्टेटमेंट है अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर उन्नत बनाने के लिए अनुदान संबंधी प्रावधान। और थर्ड स्टेटमेंट है अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्य। बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वह एनजीटी 2010 जो इसमें है अधिनियम, इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन। थर्ड है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और फोर्थ स्टेटमेंट है सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। अब जो भी कथन दिए गए हैं इनमें बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। इनमें से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अब बताना है। ये ऑप्शंस आपको दिए गए, इन ऑप्शंस के अनुसार आप चयन करेंगे। इसमें राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन डी होगा। चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, ये सारे ही नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही दिए गए हैं उनका चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट है चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें देखिए तीनों ही स्टेटमेंट गलत दिए गए, इसलिए ऑप्शन डी राइट करेंगे, कोई भी सही नहीं है। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए चुनावी विवादों में वाद निर्णय ये सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का क्षेत्राधिकार बताया जा रहा है। और जो भारतीय संविधान के अनुसार संसद है
ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के बनती, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। 189 क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालता है, संभालती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है या चाहती है तो उसका त्यागपत्र उप लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होगा। अब ये दिए गए हैं आपको ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को देख लीजिए और इनके अनुसार उत्तर देना है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है या फिर तीसरा या फिर तीनों या फिर कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको संबोधित करेगा? उप लोकसभा अध्यक्ष को, अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लेकिन जो इनका चयन है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों के मध्य से किया जाता है और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की तिथि जो होती है वो घोषणा की जाती है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि वो सदन के सदस्य हों, लेकिन जब अपने ही सदस्यों में से चुना जाएगा तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा के सदन के सदस्य भी होंगे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट सही दिया गया, आप आंसर भी राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है? सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। सेकंड स्टेटमेंट है, संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो। थर्ड है, भारत सरकार तथा किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद हो। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। अब इसमें बताना है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसमें आप राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी। पहला और चौथा जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार आप देखिए, भारत सरकार एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 191 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला स्टेटमेंट है, प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैध शासन अर्थात डायरकी की शुरुआत की गई। सेकंड स्टेटमेंट है, मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। और थर्ड स्टेटमेंट है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। इनमें से बताइए कौन सा उत्तर सही दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या फिर तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण किया गया। लेकिन जो मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल था वो 1909 का जो अधिनियम आया था उसी में कर दिया गया था और यहाँ पर उसका विस्तार किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट राइट दिए गए हैं। 192 क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? पहला ऑप्शन है, राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन। ऑप्शन बी है, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना तथा राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना। और ऑप्शन डी है, चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति ये दी गई है राज्यसभा को। 193 क्वेश्चन, अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए है, इनके लिए आवश्यक नहीं है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है, इनके लिए आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो ही, किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर उसका लोकसभा सदस्य बनना अनिवार्य है। ऑप्शन सी है, संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो। या फिर ऑप्शन डी है, लोकसभा का सदस्य अवश्य हो। अब बताना है अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री की कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह आवश्यक नहीं कि संसद के किसी सदन के सदस्य हों, किंतु जिस दिन नियुक्ति हुई है उस तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन के सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा। 194 क्वेश्चन है, सीमा निर्धारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सेकंड स्टेटमेंट है, जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता तब वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसमें राइट आंसर करेंगे आप ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 195 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्न में से किसे रखें? पहला है केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को, सेकंड है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, थर्ड है कैग के प्रतिवेदन को, या फोर्थ है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। इनमें से जो कोड दिए गए हैं इनके अनुसार उत्तर देना है और इसका आप राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को, कैग के प्रतिवेदन को और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। इन तीनों को सौंपेंगे तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 196 क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। पहला स्टेटमेंट है साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान, सेकंड है वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान, या थर्ड स्टेटमेंट दिया गया संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान यदि लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध हो गया तो उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। 197 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन नागरिकों का या नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है? पहला स्टेटमेंट है अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, सेकंड है कमजोर वर्गों का सामाजिक अन्याय से रक्षा करना, थर्ड है वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना और फोर्थ है वैयक्तिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना। इनमें से बताना है कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और कौन से नहीं हैं, ये आपको याद रखना होगा और इसका राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना, वैयक्तिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना। यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा संसदीय समिति के बारे में दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है इसमें लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते। सेकंड स्टेटमेंट है सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। थर्ड स्टेटमेंट है महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है और महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा से, ठीक है, और बाकी के जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता या होते हैं? पहला स्टेटमेंट, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। सेकंड है मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। थर्ड है मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख होता है। इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं? इसमें आप राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। लेकिन यह जरूरी नहीं मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। सेकंड स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने पर पद पर बने रहते हैं।
थर्ड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी अर्थात कानून बनाने के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देख करके आंसर करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। तो ये आज के प्रश्न हो गए पॉलिटी के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपके पास डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पहले के वीडियोस हैं उनको भी आप जरूर फॉलो करते रहिए। साइंस के भी 500 प्रश्न हो चुके हैं, उन्हें कीजिए, और भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनको भी फॉलो करते रहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।